आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे वसंत पानी से। की कहानी। चैप्टर पानी की कहानी। पानी की कहानी। इस प्रकार की कैसी रचना है ये? पानी की कहानी हो सकती क्या? जरा सोचो। नो पानी मैम। तो फिर वो अपनी कहानी कैसे बताएगा? वो क्या फील पता करता है, क्या महसूस करता है, कैसे कैसे उसके साथ इंसिडेंट होती है, किस किस कंडीशन से वो गुजरता है। तो ये चीजें हम उस कहानी की कहानी में सुनेंगे, समझेंगे क्या बीतती है, और पानी पहले किस रूप में होता है, फिर वो किस रूप में परिवर्तित होता है, कहाँ कहाँ से होता है, किन चुनौतियों का सामना करता है। तो एक पानी जो है वो अपनी कहानी बता रहा है। लेखक है, लेखक रामचंद्र तिवारी। कौन है? रामचंद्र तिवारी। रामचंद्र इन्होंने, तिवारी। हाँ, इन्होंने बताई है, यानी पढ़ेंगे वो जो रचना शैली है, लिखने का जो ढंग है, उन्होंने उसको निबंध के रूप में लिखा है। तो ये विधा कौन सी है? लिखने की विधा कैसी है? निबंध। कैसी है? निबंध। निबंध रूप में। हाँ, तो जिस तरह से हम पाठ को रीड करेंगे, तो निबंध लिखना हो यानी उसके बारे में बताना हो, तो हम उसको पूरा वर्णन डिटेल में बताते हैं। तो वैसे ही इस कहानी को है निबंध के तौर पे। ठीक, पाठ 16। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओश की बूंद मेरी कलाई पर से सरककर हथेली पर आ की गई। बूंद, पानी की बूंद आपसे ये बात कह रही है। यानी ये समझिए कि जैसे हम रीड करेंगे, एक पानी की बूंद आपके सामने, वो आपसे बातें कर रही है। क्या हुआ वो अब, ठीक है? तो यहाँ देखिएगा, पानी की बूंद क्या कहती है कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा, तो उस समय झाड़ी है बेर, बेर का वृक्ष होता है, झाड़ियों पर लगता है बेर। तो उसके ऊपर मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर गिर पड़ी। यहाँ पर मैं जो है वो अभी तो लेखक है कि उसके हाथ पे क्या गिर पड़ी? बेर की झाड़ी से एक बूंद गिरी जो उसकी हथेली पर आ गई। तो उस समय उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो एक रेगिस्तान जैसी जगह होती है, मतलब मिट्टी ये जगह क्या होता है? होता है। तो वहां तो मैंने पानी का सवाल। उसको आश्चर्य हुआ कि वो बूंद जो है वो उसके हाथ पर कैसे, कहाँ से निकल के आके गिर, तो हुई थी, उससे एक पानी इकट्ठा हुआ तो वो बूंद बन गया था। जिससे क्या हुआ कि वो ओस की जो बूंद थी, कलाई पर, कलाई क्या होती है? हाथ की, जहां पर हम कंगन पहनते हैं, वो कलाई, वो हिस्सा, तो उस कलाई पर सरक कर, यानी सरकी और हथेली पर आगी पड़ी। मेरी हाँ, दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारे की सी झकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, हाँ, मानो बोल रहे हैं। ये एक मिनट, उसी क्या कहा? एक मिनट, क्या कहा इसमें? देखो कि जो गिरी फिर हथेली से सरक, तो ऐसे में उसकी दृष्टि वहां, ये बूंद कहाँ से आई है और ये इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह आई है। तो थोड़ी ही उसको उस बूंद से सितार के तारों से झनकार सुनाई दी। जो जो म्यूजिक उसका होता है सितार के तारों का, वैसे झनकार उसको सुनाई दी थी। वापस से बताती हूँ, लेखक जो है वो चल रहा था, आगे रास्ते में चल रहा था, बेर की सामने आई, उस झाड़ी से एक बूंद उसके हाथ पर आके गिर जाती है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये बूंद कहाँ से आई। ठीक है, कि यहाँ पर ओस पड़ी थी, तो ओस से एक बूंद बनी है, वो उसकी कलाई पर सरक कर हथेली पर आ जाती है। कलाई पर गिरता है, फिर हथेली पर आके गिरता है, तो इस प्रकार से वो बूंद एक जगह से दूसरी जगह सरक कर आ जाती है। तो उसने देखा, तो उसकी दृष्टि में ऐसा नहीं था कि ये हुआ है तो कैसे हुआ। ठीक है, उसको आश्चर्य हुआ कि ये बूंद कहाँ से आई, इधर तो कोई भी उसका स्रोत नहीं है ना। तो उसकी दृष्टि पर वो वही ठहर जाती है। मतलब जब आश्चर्य होता है तो हम एक ही चीज को देखते रहते हैं, तो वो उस बूंद को देखने लग जाता है, और उसको सितार के तारों की आवाज सुनाई देती है उसी समय। तो फिर वो सोचता है कि अभी ये आवाज कहाँ से आई। उसने इधर उधर देखा, कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा था जिससे वो पता लगा सके कि ये सितार की आवाज आई कहाँ से है। फिर उसको एहसास हुआ, अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। उसको खुद से ही मन में ये बात दिमाग में आई कि ये जो सितार के तारों की झनकार जैसी आवाज सुनाई दे रही है, वो कहीं से आ रही है? वो उसके हथेली पर जो बूंद आके गिरी है, उस बूंद से निकल रही है।
फिर उसने क्या किया, उसने ध्यान से देखा, उस बूंद को ध्यान से देखा, तो पता चला कि वो जो बूंद है उसके 2 कण हो गए हैं, यानी एक बूंद 2 बूंद में अलग-अलग हो गई है। जैसे पानी बहता है ना, तो कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ जाता है, तो 2 भाग में बँट जाता है। वैसे ही वो बूंद जो थी, एक बूंद थी, उसके बाद में आवाज़ आई, फिर आवाज़ के बाद में वो 2 अलग-अलग बूंद में बँट जाती है। उस बूंद के 2 कण हो जाते हैं। समझ आया यहाँ तक अभी? यस मैम। ओके। फिर क्या होता है, वे दोनों हिल-हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं, यानी उसकी हथेली पर। जैसे मान लीजिए ये उसका हाथ है। ठीक है? अब उस हाथ पर पहले तो हाथ पे गिरी बूंद, फिर कलाई पर आई, फिर हथेली पर आई। फिर उसको ध्वनि की आवाज़ आई, सितार की ध्वनि की आवाज़ आई। देखा कि कहाँ से आ रही है, उसने एक ही जगह पे देखना शुरू किया। पता चला कि ये ध्वनि कहीं और से नहीं है, इधर बूंद से ही आ रही है। तो थोड़ी देर बाद वो बूंद एक की बजाय 2 कण में चली जाती है, यानी उस बूंद के 2 कण हो जाते हैं। देखो, जब कभी एक बर्तन आपके पास होता है, ठीक है? एक बर्तन आपके पास होता है, तो वो एक बर्तन आवाज़ नहीं कर सकता, ठीक है? आवाज़ नहीं कर सकता ना, लेकिन अगर इसके साथ-साथ में हम एक और बर्तन रखते हैं, इसको साथ में रखते हैं, तो एक दूसरे से टकरा कर आवाज़ कर सकते हैं ना? यस मैम। हाँ, तो एक अकेला आवाज़ नहीं करता, 1 से 2 होते हैं ना जब आवाज़ की जाती है, जब वो आपस में घर्षित होते हैं, घृणा करते हैं, मतलब एक दूसरे से घिस कर आवाज़ उत्पन्न करते हैं, टकरा कर। तो वैसे ही हर कोई चीज़ जब एक से दूसरे के साथ मिलती है, तब वो आवाज़ उत्पन्न करती है। तो यहाँ पर वो जो 1 बूंद थी, 2 बूंद में बदल जाएगी, फिर वो आपस में बातें करती है। अब वो बातें क्या करती है, देखो। उसी सुरीली आवाज में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो, से न रह गया, मेरे मुख से निकल गया। कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी झूठी। मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो 1 मिनट बेटा। इसमें क्या था, वो बूंद, हाथ पे जो 2 बूंद है, लेखक के हाथ पे वो और लेखक, दोनों बातें करते हैं। देखो, ये कल्पना भी कह सकते हैं, दिमाग की सोच भी कह सकते हैं। क्या भला ऐसा होता है कि ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो बात नहीं करती, नो मैम। वो आपसे बातें करेगी? ऐसा नहीं होता। बट नो वो मैम। उस कल्पना में, उस ख्वाब में, उस सोच में उससे बात कर रहा है, या वास्तव में उसको ऐसा महसूस हुआ जिसकी वजह से वो हमें ये बात चैप्टर के अकॉर्डिंग बता रहा है। तो वो बूंद उस समय उससे बात करती है, उसको आवाज लगाती है कि सुनो सुनो। जब लेखक चुप रहा, उसको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। फिर दोबारा आवाज आई कि सुनो सुनो। तो लेखक ने उससे रहा नहीं गया और उसके मुख से निकल गया कि हाँ बोलो, क्या कहना है। इस तरह से कहो कहो उसने कहा। फिर जो ओस की जो बूंद थी, वो खुश हो गई कि हाँ, इसने मेरा रिप्लाई दिया। तो वो कहती है कि मैं ओस हूँ। मैं कौन हूँ? ओस हूँ। ओस क्या होता है पता चला? फॉग। यस मैम। हाँ। फिर फिर वो लेखक कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ओस हो। अब वो जो ओस है वो बोलती है, लोग मुझे पानी कहते हैं, मतलब उस ओस से पानी बनता है, और पानी का पर्यायवाची क्या है? जल। तो जल भी लोग उसको नाम से पुकारते हैं और ओस के नाम से भी उसको पुकारते हैं। तो वो अपना परिचय देती है, कौन? बूंद। फिर वो लेखक कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम्हें पानी और जल भी कहा जाता है। फिर बूंद कहती है कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। अब उसने अपना स्थान बताया कि मैं कहाँ से निकली। वो बताती है कि मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। अब लेखक इसको यहाँ पर झूठी बताता है, और वो कहता है कि बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है? समझे कि बेर का जो पेड़ होता है, वो बहुत ऐसे इलाके में होता है जहाँ पानी मुश्किल से मिलता है। तो उसके पास पर्याप्त ज्यादा पानी नहीं है, उतना ही होता है जितना वो अपने को भरण पोषण कर सके। एक्स्ट्रा पानी होगा तब निकलेगा ना। तो उसको विश्वास नहीं हुआ है, और इसलिए वो कहता है कि झूठी, बेर के पेड़ से क्या पानी का फवारा निकलता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी हो और वो ओस के रूप में बाहर फैला दे। आ रहा है ना समझ में सबको? यस मैम। ठीक है। हाँ, यस मैम। बूंद बढ़िया। फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही हूँ। मैं कणों का हद्य टंटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं, मुझे जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। एक क्रोध मिनट। और क्या कहा इसमें कि वो बूंद अपनी बात कहती है, उसकी इस तरह से झूठी कहलाने पर वो थोड़ी सी हिल जाती है, और उसको अविश्वास हुआ और उसके साथ में दुख भी हुआ कि ये मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। फिर सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। अब उसने अपनी पूरी आत्मकथा बताना शुरू कर दिया कि मैं इस पेड़ के आसपास की भूमि में,
यानी जो पेड़ है इधर उधर जहाँ उसकी नजदीक का किनारा है, पेड़ के आसपास की जगह है, वहां पर मैं बहुत दिनों से घूम रही थी। उसका जो कण है, मतलब जो बूंद का जो कण है छोटा सा, वो हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। यानी कि उसको डर था कि कोई किसी की तरह से अपनी तरफ खींच न ले, उसको पकड़ न ले। तो वो पहले तो भूमि में थी, ध्यान देना, पॉइंट वाइज इसे नोट कर सकते हो। पहले तो वो पेड़ के आसपास की भूमि में थी, उसको डर था कि कोई अपनी तरफ उसको खींच न ले, और फिर वास्तव में ऐसा ही हुआ कि वो पकड़ी जाती है। वो पूछता है लेखक कि कैसे हुआ, कैसे तुम पकड़ी गई, है ना। तो वो कहती है कि वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, यानी बेर का पेड़, वो उस बेर के पेड़ को और इशारा करके कहती है कि जो तुम इस पेड़ को देख रहे हो वो ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, यानी इतना बड़ा नहीं है जितना वो उस काम करता है, मतलब जितना उसको जरूरत है। पृथ्वी में लगभग इतना ही बड़ा है। क्या कहा उसने, कि पृथ्वी में भी वो इतना बड़ा है। जिस प्रकार से जमीन के नीचे हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, तो पेड़ जितना जमीन में फैला हुआ होता है, हो सकता है जो ऊपर दिख रहा है उतना ही जमीन में फैला हो। तो मान लो ऊपर झाड़ी के समान इस आकार में है, ठीक है। तो उस बूंद का कहने का मतलब है कि जो वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा है, उतना ही वो जमीन में भी, भूमि में भी फैला हुआ है, यानी उसका आकार जमीन के अंदर भी उतना ही विशाल है, ठीक है। तो वो उस पेड़ के आकार के बारे में कहती है कि पृथ्वी में भी वो लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, अब वो बताती है कि वो जो पेड़ है उसकी बड़ी बड़ी जड़ें हैं, उसकी रोए हैं, रोए मतलब जड़ों में छोटे छोटे जो रोए जैसे होते हैं ना, हल्के हल्के उस पे बाल जैसे समान रोए। और क्या कहा कि वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। किसको निर्दयी बताया, रोए। रोए को। वो रोए किसकी है, जड़े की, पेड़ के जड़ की रोए। निर्दयी क्यों कहा है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी दया नहीं, वो किसी पर तरस नहीं खाते। जैसे मान लीजिए कॉटन है, कॉटन को हम पानी के पास ले जाते हैं तो पानी पूरा का पूरा सोख लेता है ना। हाँ मैम। Yes, वैसे ma'am. ही, हाँ, वैसे ही जो वृक्ष है उसकी जड़े की जो रोए होती है ना, वो रोए उस कॉटन की तरह होती है, क्योंकि वो इतनी नजदीक छोटी छोटी बालों के समान रोए, रेशों के समान होती है कि वो पानी को जड़ से सोख लेती है, उसको अपनी तरफ खींच लेती है। उस पर तरस नहीं खाती, रहम नहीं खाती कि उसको ऐसे स्वतंत्र इधर उधर घूमने दिया जाए। तो एक तरह से जैसे हम मानव लोग आपस में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं ना, वैसे ही वो अपनी इन सारी चीजों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो रोए जो है बड़ी निर्दयी होती है। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को, यानी वही बात जो मैंने आपको कही पानी को सोखने की बात, तो जिस प्रकार से एक बूंद अपनी बात कह रही है, वैसे ही वो कह रही है कि मेरे जैसे बहुत सारे जो असंख्य बूंद के कण हैं, बहुत सारे जो भूमि पर है, वो उनको भी बताते हुए कह रही है कि वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेती है। कौन, रोए, जड़ें, वो उन सभी असंख्य बूंद के कणों को खींच लेती है अपनी तरफ। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ बड़ा सूखा हुआ होता है, उसको पानी की बड़ी आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कुछ को तो, यानी उन बूंदों का प्रयोग कब कहाँ हो जाता है, उस पेड़ की पूर्ति के लिए। तो कुछ कुछ बूंदों को तो वो अपने पेड़ एकदम खा जाता है, और अधिकांश का क्या करता है, अधिकांश का रस, रस ही है ना, नहीं, अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देता है। यानी उस पानी को सोखेगा, पूर्ति करेगा, और फिर बाद में उसको निष्कासित कर देगा। आई थिंक आपने साइंस में प्लांट का जो भी होता है प्रोग्राम, वो उससे से रिलेटिव है ये, कि किस प्रकार से पानी, वृक्ष पानी लेते हैं, सोखते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, फिर वापस से उसको निष्कासित करते हैं। किसके रूप में, बूंद के रूप में। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, फिर हम उससे शक्ति, जो भी हमें प्यास बुझती है, वो जो काम हमारा बॉडी करती है उस पानी से, वो सब होता है। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो सब पसीने, यूरिन में सब में निकल जाता है। तो वो यही कह रही है कि जो अधिकांश का सब कुछ जो होता है वो छीन कर उसकी गुणों को ले लेता है और बाद में उसको फेंक देता है। तो वो बूंद के रूप में पेड़ से निकल आता है, ठीक है। फिर क्या कहा है, क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। कहने का मतलब, उनकी बात सुनकर लेखक को बहुत गुस्सा आया, उसको घृणा हुई और उसका शरीर कांप उठा। मतलब वो झकझोर गया कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई यूज करके फेंक देता है। पढ़ो। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्होंने इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बूंदों ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, अब तो देखो मैं इस बात, भूमि, इनवर्टेड कॉमा में लिखा है, मतलब ये बात बूंद कह रही है। ये इस कहानी, अपनी कहानी के बारे में जो बता रही थी, लेखक उसे ध्यान से सुन रहा था। वो कह रही थी कि तुम जो समझ रहे हो कि ये ऐसे ही वृक्ष खड़े हैं, वो बहुत ही बड़े हैं और उनमें बहुत शक्ति है। वे मेरे जैसे असंख्य बंधुओं को, बंधु मतलब मेरे जो परिजन है, मैं जिससे आई हूँ, ये बूंद जिससे बनी है, तो उनका आपसी संबंध, बूंद बूंद से बंधु लोग जो जुड़े हुए हैं, उस कैटेगरी के जितने भी बूंद है उनको वो बंधु बता रहा है ना, बूंद के रूप में। तो असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश कर दिए, यानी कि सबने अपनी जान भी गंवा दी है इन वृक्ष के ऊपर समर्पित करके। फिर क्या होता है। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरी शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर
छोड़ना नहीं जानते। मैं रोई, मैं खींच ली गई। फिर मैं क्या रोई हुआ? में खींची गई। मैंने पूछा। यानी हाँ, वो उसकी बात बताती है कि अपने बंधु को तो इस प्रकार प्राणों को न्यौछावर करना ही पड़ता है। साथ साथ में उसने अपनी बात भी बताई कि मैं कैसे वहां तक पहुंची। उसने बताया, इसको इम्पोर्टेंट मानना पैराग्राफ को, उसने बताया कि मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी। भूमि के नीचे जो धातु होती हैं, मतलब जो आयरन वगैरह उस भूमि के अंदर होता है, तो उससे वो बूंद बड़ी खुश हो रही थी उनके साथ घुल मिलकर। ठीक है, तो भूमि के अंदर जो खनिज होते हैं, खनिज लवण, जो भूमि का एक क्या है, गुण है। अंडरस्टूड? भूमि के अंदर जो तत्व पाया गया है वो उसके साथ घुल मिलकर बहुत ही आनंद मना रही थी। लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि अफसोस की बात है कि वो अचानक से एक रोए से टकरा जाती है। यानी वृक्ष का जो रोया है, जैसे मैंने बताया ना, जड़ के अंदर रोए होते हैं, वो यहाँ पर खनिजों के साथ घुल मिल रही थी और वृक्ष का जो रोया है वो उससे शरीर से टकराता है, यानी बूंद से लगता है और वो कांप जाती है, थोड़ी देर के लिए कांप जाती है एकदम से, और वो अपने आप से ही ना चाहते हुए भी उसके अंदर खींची चली जाती है। तो इसलिए वो कहा कि मैं काफी दूर भागने का उसने प्रयास किया, लेकिन वे पकड़ कर छोड़ना नहीं जानते। वे कौन? रोए। वो रोए जो उस बूंद को पकड़ रहे थे, एक बार पकड़ने के बाद वो छोड़ नहीं सकते थे, इसीलिए मैं उनकी तरफ खींची चली गई। फिर लेखक ने पूछा कि फिर बाद में क्या होता है। उसका इंटरेस्ट बढ़ता है कि हाँ, अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, अब आगे क्या होता है, कि आगे वो हम जरा कल मेरी थैंक यू मैम।